हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमिटा और आज हम बात करने वाले हैं एनएलएम के कुछ क्वेश्चंस की। हमने अभी तक एनएलएम में बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ लिए, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स की बात कर ली, हमने सूडो फोर्स की बात करी। आज हम इन सब पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कवर होंगे, कुछ नई बातें भी आपको इसमें सीखने मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं इम्पल्स से। हमने बात करी थी इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, है ना। impulse is equal to change in momentum। तो वही क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया, अपन इस पे पहले रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ किए भी हैं। हमने एक टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें आपसे बोला गया था कि एक वॉल यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलता है, मास m है, ऑब्जेक्ट v है, यहाँ पे जाके कोलाइड करता है और कोलिजन जो है उसका इलास्टिक कोलिजन है। हमने बोला था कि इलास्टिक कोलिजन मतलब जितनी वेलोसिटी से आया है उतनी वेलोसिटी से उतने ही वापस अपोजिट डायरेक्शन में ये चलना शुरू कर देगा। तो इस केस में हमने बात करी थी कि यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम था, जो इम्पल्स था, वो था -2 mv के बराबर। एंड वाई 2 mv? क्योंकि फाइनल मोमेंटम जो आपने लिखा था यहाँ पे वो लिखा था -mv और इनिशियल मोमेंटम जो लिखा था वो लिखा था mv। क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना था, प्लस और माइनस का ध्यान रखना था। तो फाइनल मोमेंटम क्योंकि इस डायरेक्शन में है, आपने इसे -mv लिखा। इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में था, आपने इसे +mv लिखा। जो चेंज किया तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू -2 mv। और अगर यहीं पे आपको ऐसा पूछा जाता कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके टकराया, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है या इसकी जो स्पीड है वो हाफ रह गई। कितनी रह गई? हाफ रह गई। तो अब ये जो चलेगा वो v/2 से चलेगा। ऐसे कोलिजन को इन इलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं या पार्शियली इलास्टिक कोलिजन भी कहते हैं। तो इन इलास्टिक कोलिजन के केस में वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो गई है, मास वही रहा m। इस बार आपसे पूछा बताइए इम्पल्स कितना है, तो इस बार आप क्या लिखेंगे? इनिशियल जो इसका मोमेंटम था वो तो था mv के बराबर, लेकिन जो फाइनल मोमेंटम इसका आया वो आया -mv/2 के बराबर। माइनस लगाए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब आप अगर इम्पल्स निकालते हैं तो इम्पल्स होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इट विल गिव यू -mv/2 -mv which is -3/2 mv। क्लियर? अच्छा, इस पे और केस क्या बन सकता था? केस ऐसा बनता कुछ कि आपने जो ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको फेंका था विद स्पीड v, वो यहाँ जाके चिपक गया। ठीक है, उस वॉल पे स्टिक कर गया। जब वॉल पे स्टिक कर गया मतलब वो वहां पे आके रेस्ट पे आ गया, फाइनल स्पीड उसकी 0 हो गई। ऐसे कोलिजन को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो चिंता मत कीजिए, कोलिजन का अपना पूरा चैप्टर है, अपन बाद में पढ़ेंगे उसे। पर जस्ट अभी एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे 3 टाइप के कोलिजन अपन पढ़ने वाले हैं: इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है जब ये फाइनली जाके उस पर चिपक गया है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए इम्पल्स कितना है, तो हम लिख सकते हैं कि जो उसका फाइनल मोमेंटम है वो तो हो जाएगा 0 क्योंकि रेस्ट पे है। जो इसका इनिशियल मोमेंटम था वो था mv, तो हम लिख सकते हैं इम्पल्स इज इक्वल टू -mv, क्योंकि 0 - mv विल गिव यू -mv। ठीक है, सारी बातें यहाँ तक। अब इसमें आपको अगर टाइम भी दे देते सब जगह तो क्या फोर्स भी लिख सकते थे? यस, हमने पढ़ा था कि फोर्स इज नथिंग बट dp/dt। और अगर आपको अगर इम्पल्स पता है विच इज चेंज इन मोमेंटम, तो उसमें अगर आप टाइम डिवाइड कर देंगे तो आप फोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात है यहाँ तक। फिर हमने एक एग्जाम्पल पहले कर लिया था ऐसा, जिसमें हमने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से आपने अगर प्रोजेक्ट किया है v से विद मास m, तो यहाँ पे जाके जब ये टकराएगा और मान लीजिए कोलिजन इलास्टिक है, तो ये इलास्टिक कोलिजन की वजह से बिल्कुल सेम एंगल पे फिर से रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा। इस तरीके से बनेगा। और इस बार आपसे पूछा गया बताइए चेंज इन मोमेंटम, तो हमने बोला था यहाँ पे मोमेंटम के हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो कंपोनेंट, भाई क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो आप कंपोनेंट से वो आसानी से कर सकते हैं। तो आपने जब कंपोनेंट्स लिए तो बोला कि इसका जो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर इधर आएगा, ये आएगा mv cos थीटा और ये आएगा आपका mv sin थीटा। ऐसे इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे इस तरफ और इस तरफ, ये आपका आएगा mv cos थीटा और ये आएगा आपका mv sin थीटा।
तो ध्यान से हम देख सकते हैं कि एम वी साइन थीटा में कोई चेंज नहीं हुआ। पहले भी वो नीचे था एम वी साइन थीटा, फाइनली भी वो नीचे ही है एम वी साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज जीरो, क्योंकि एम वी साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हो गया जीरो। ऐसे अगर चेंज देखा जाए एक्स डायरेक्शन में तो लिखा जाएगा -2 mv cos थीटा, क्योंकि फाइनली ये इस डायरेक्शन में है एम वी कॉस थीटा, इनिशियली था ये इस डायरेक्शन में। हमें पता है कि चेंज लिखा जाता है -2m से, तो -2 mv cos थीटा ये आपका आ जाएगा फाइनल इम्पल्स। और ये भी कह सकते हैं कि इम्पल्स जो है वो सीधा सीधा एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में कोई इम्पल्स नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही इस पे फोर्स लगा है, वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा है। क्लियर है बात? फोर्स कितना हो जाएगा? तो फोर्स हो जाएगा एक्स डायरेक्शन का डेल्टा पी एक्स बाई टी है, जो इम्पल्स आपका लगा है, डिवाइडेड बाय जितने टाइम तक के कोलिजन में रहा, जितने टाइम तक के कांटेक्ट में रहा वो टाइम। दिस विल गिव यू फोर्स। क्लियर है बात? ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लिया कि भैया प्रोजेक्टाइल मोशन में बताइए, जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंकते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो पूछा गया कि अगर ये यू से आपने प्रोजेक्ट किया था एट एन एंगल थीटा, तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स बताइए बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कहाँ कहाँ? चेंज इन मोमेंटम बिटवीन हाईएस्ट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसमें आपसे पूछा गया बताइए चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो क्या करें? तो मोमेंटम लिखते हैं दोनों जगह पे। अगर इनिशियल लिखा जाए मोमेंटम, तो इसका इनिशियल मोमेंटम लिखा जाएगा जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया तब। तो प्रोजेक्ट किया यहाँ से, यहाँ इसके दो कंपोनेंट थे वेलोसिटी के, u cos थीटा और यहाँ पे था u sin थीटा। मास अगर m था तो मैं लिख सकता हूँ उसका मोमेंटम m u cos थीटा इन आई कैप प्लस m u sin थीटा इन j कैप। ये अगर x एक्सिस मानते हैं, ये y एक्सिस मानते हैं, तो आई कैप j कैप इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम लिखना है इसका हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट होता है यहाँ। और यहाँ की वेलोसिटी के बारे में हम सीधा सीधा जानते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, और वो भी u cos थीटा के इक्वल। वर्टिकल में यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं होती। प्रोजेक्टाइल में हम पढ़ चुके हैं ये बात। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी होता है, और वो हर जगह सेम होता है, तो यहाँ भी वो u cos थीटा ही रहने वाला है। तो अब फाइनल मोमेंटम अगर लिखा जाएगा तो कितना लिखा जाएगा? u cos थीटा आई कैप। तो अगर चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा गया डेल्टा p बताइए, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल करेंगे। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो x कंपोनेंट है i वाला वो तो सेम है, तो वो हो जाएगा जीरो, चेंज हो जाएगा जीरो। फाइनल जो आपका आंसर बचेगा वो आएगा -mu sin थीटा j कैप। तो जो यहाँ चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है बात? इस तरीके का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है, या इसमें जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं, पूछा जाएगा बताइए चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट। ठीक है, स्ट्राइकिंग पॉइंट मतलब जहां वो जाके स्ट्राइक करता है। तो आपने जब यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, वो यहाँ जाके स्ट्राइक किया, उसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, तो आपने जब इसको u से फेंका था यहाँ पे टेन एंगल थीटा, तो हमें पता है कि जब ये वापस आएगा तो u से ही वापस आएगा, और वो सेम एंगल पे आएगा टेन एंगल थीटा। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो हम यहाँ कंपोनेंट्स लिख सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा, तो फिर से u cos थीटा यहाँ ये बनेगा, और u sin थीटा यहाँ पे ऐसा बनेगा। इधर u cos थीटा ये था, u sin थीटा यहाँ पे ऊपर था। तो आप देख पा रहे हैं जो चेंज हुआ वो सिर्फ और सिर्फ u sin थीटा वाले में हुआ है, u cos थीटा बिल्कुल सेम रहा। तो अगर मुझे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम लिखना है p फाइनल माइनस p इनिशियल, फाइनल को मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज इनिशियल, तो सीधा सा लिखा जा सकता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है, जो सेम वेलोसिटी इनिशियल थी वही सेम वेलोसिटी फाइनल भी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में जरूर चेंज हुआ है,
और आप इसे अगर नेगेटिव लेते हैं तो हम लिख सकते हैं दिस चेंज विल बी इक्वल टू -2mu sin थीटा। ठीक है, क्योंकि पी फाइनल नीचे की तरफ क्या है, -mu sin थीटा, इनिशियल ऊपर की तरफ था mu sin थीटा, उसका आप सब्ट्रैक्ट करेंगे चेंज निकालने के लिए, तो -mu sin थीटा ये आएगा। आंसर विल बी -2mu sin थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम के इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप आई गेस कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है ऐसे वाटर जेट का, कि एक पाइप से, इस तरीके का एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे रखा है ए के बराबर, और यहाँ से पानी निकल के इस पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, ये बहुत पास में रखा हुआ है ऐसा, तो यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो उस पे स्ट्राइक कर रहा है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए ये जो वाटर है ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, या कितना इस पे चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स हो रहा है। ठीक है, एक वॉल पे एक वाटर जेट आपने मारा, तो वाटर जेट है, वाटर की डेंसिटी होती है रो, और ये जो वाटर जेट की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपको दे रखी है कि v वेलोसिटी से जाके उस पे टकरा रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि बताइए फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस जेट ऑन द वॉल कितना है। क्या पूछा गया, फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द वॉल। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट फ्लूइड का यहाँ पे यूज करूंगा, वाटर का यूज करूंगा। हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है या रो लिखा जाता है मास बाय वॉल्यूम, ये बात तो हमें पता है। ठीक है, तो अगर मुझे मास लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है बात। अच्छा, वॉल्यूम को क्या लिखा जाएगा, वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ। तो अगर ये एक्स लेंथ की बात करता हूँ मैं, कि यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ एक्स है, इतनी लेंथ का ये वॉल्यूम अगर मैं बात करूँ तो क्या लिखूंगा इसे, एरिया इंटू एक्स, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, इतने मास की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे हम मास को यूज करेंगे यहाँ पे रो एक्स के बराबर, ऐसा अभी तक। ठीक है, देखते हैं इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना है। तो फाइनली जब यहाँ पे जाके टकरा रहा है तो इस जेट की स्पीड जो है वो 0 हो जाती है, जेट यहाँ पे जाके ऐसा रैंडमली फैल जाता है जो पानी इस पे गया, तो जो इसका फाइनल मोमेंटम है वो तो है 0। ठीक है, तो जो भी इसका मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगा, वो आएगा इनिशियल मोमेंटम के बराबर, और उसका अपोजिट एक्चुअली, तो ये आएगा आपका डेल्टा एम इंटू वी वेलोसिटी से। डेल्टा एम इसलिए यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि एक कांस्टेंट मास तो जा नहीं रहा, पानी लगातार उस पर जाके स्ट्राइक कर रहा है, तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में उस पर कितना वाटर जाके स्ट्राइक किया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसका मोमेंटम लिखा। तो पी फाइनल था यहाँ पे 0, पी इनिशियल था आपका डेल्टा एम वी, इसलिए आपका जो चेंज इन मोमेंटम आया वो आया -डेल्टा एम वी। ठीक है, तो मोमेंटम जो या इम्पल्स ट्रांसफर टू वॉल, ये कितना हुआ, तो जितना चेंज इन मोमेंटम इसमें हुआ उतना इम्पल्स आपने उसको ट्रांसफर किया, मतलब डेल्टा एम वी आपने उसको ट्रांसफर किया। ठीक है, अब अपने को पता चल गया कि भाई वॉल पे इतना इम्पल्स ट्रांसफर हुआ है, तो हम सीधा सीधा उसका फोर्स भी बता सकते हैं। हमें पता है कि फोर्स जो इस पे लगेगा वो लगता है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, जितने टाइम तक चलता रहा, तो लिखा जाएगा डेल्टा एम वी बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एम क्या है, ये डेल्टा एम आप यहाँ से लिख सकते हैं, डेल्टा एम विल बी रो ए इंटू डेल्टा एक्स, कितना इसमें लेंथ में चेंज हुआ, कितना वाटर जेट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ऐसा अगर लिखा जाएगा तो आएगा रो ए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी इंटू वी। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, भाई अगर जेट ने डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इन टाइम डेल्टा टी, तो क्या ये इसकी वेलोसिटी या स्पीड लिखी जा सकती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम। यस, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, तो यहाँ से लिख सकता हूँ रो ए v into v, which is rho a v square. So this is force exerted on the wall by this jet equal to rho a v square. ठीक है बात, तो क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछा जा सकता है आपसे इसमें, यहाँ कोई आपसे डायरेक्ट पॉइंट मास ना देके एक वाटर जेट दे दिया,
तो वाटर जेट के केस में जो मास है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा कि अभी मास इतना टकराया, फिर इतना, फिर इतना, इतना। अगर आप एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं तो जो टोटल मास निकालना है वो हमें इस तरीके से निकालना पड़ता है कि आपने डेल्टा एक्स लेंथ लिया, कि इस एक्स लेंथ ट्रैवल करने में इसको टी टाइम लगा, और इस टी टाइम की हम ये बात कर रहे हैं। तो लेट्स आपको बोला गया कि 1 सेकंड तक ये कोलिजन हुआ, 1 सेकंड तक वाटर जेट उस पर टकराता रहा। तो आप क्या देखेंगे कि इस 1 सेकंड में कितना मास वाटर का उस पर जाके टकराया होगा, ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो वो मास निकालना है, यहाँ पे खास बात है। ये फ्लूइड में हम फिर से पढ़ने वाले हैं, तो अभी अगर आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं भी हुआ है तो कुछ चिंता वाली बात नहीं है। फ्लूइड पूरा सेक्शन है हमारे पास, उसमें सारी बातें फिर से आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए ऐसा कि वाटर जेट जो इस बार आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल ना आके इस बार ऐसा है, इस तरीके से वाटर जेट यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर ऐसा स्ट्राइक करेगा तो ये फिर से इस डायरेक्शन में पास हो जाएगा, इस तरीके से बाहर जाएगा। तो अब जो चेंज होगा वो चेंज कितना होगा, तो इस एंगल थीटा के हिसाब से चेंज हो जाएगा, जैसा आपने एक बॉल के केस में किया था। बॉल के केस में जो आपने बोला था कि यहाँ से आई वी और एम से, तो आपने बोला कि इसमें -2 mv चेंज हुआ। पर वही जब आपने ऐसा बोल दिया कि इस तरीके से आके टकराया और यहाँ से वापस गया, तो आपने बोला कि इसमें जो चेंज हुआ वो हुआ -2 mv cos थीटा के बराबर। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो लगेगा 2 ρ a v² cos थीटा के बराबर। ठीक है बात, जो आपने यहाँ पे किया था ρ a v² का, ये किस केस में था, जब एक बॉल आई यहाँ पे मास एंड वेलोसिटी v से और यहाँ के चिपक गई। क्योंकि हमने देखा कि जेट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है, फाइनल मोमेंटम जीरो है। तो इस केस में आपने लिखा था चेंज इन मोमेंटम था -mv, वही आपने यहाँ यूज किया ρ के केस में। और जब इसको आपने एक एंगल पे भेजना शुरू किया तो आप इसको यूज करके बिल्कुल एज इट इज इसका भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, 2 टाइम्स ρ a v² cos थीटा से। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है उसी तरह से एक्स में है, वाई डायरेक्शन में यहाँ भी कोई फोर्स नहीं लगने वाला है। ठीक है बात, चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसा कि a cricket ball of mass 150 ग्राम is moving with a velocity 12 मीटर पर सेकेंड। दे रखा है आपको, एक क्रिकेट बॉल दे रखी है, इसका मास दे रखा है और इसकी वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, मास इज गिवन इज 150 ग्राम्स और वेलोसिटी जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, एंड इज हिट बाय अ बैट सो दैट द बॉल इज टर्न्ड बैक विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पे आपने एक बैट से हिट किया, हिट करने के बाद ये टर्न बैक विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। If the duration of contact between the ball and the bat is delta t, आपको given है 0.01 seconds, 0.01 सेकंड तक collision हुआ, तो find the impulse and the average force exerted by the ball, sorry, on the ball by the bat। आपसे पूछा गया एक तो impulse और दूसरी बात पूछा गया आपसे average force on the ball by the bat। ये आपका क्वेश्चन है, तो आराम से कर सकते हैं। इम्पल्स कैसे निकालेंगे, इम्पल्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल अगर देखा जाए तो उसे लिखा जाएगा, मैं सीधा मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, डायरेक्शन ठीक है अपन समझ चुके हैं अब। तो पी फाइनल अब लिखा जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास आपका है 150 ग्राम्स, इसको मैं केजी में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि अपने पास यूनिट सारी एसआई यूनिट्स रहे। तो 150/1000 ये हो गया मास। फाइनल वेलोसिटी इज 20, इनिशियल वेलोसिटी इज दिस इज 12, तो -12 ऐसा लिखा जाएगा। ये बात क्लियर है ना, चेंज इन मोमेंटम। भाई मैं इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव ले लेता हूँ तो इनिशियल डायरेक्शन इसकी नेगेटिव थी ऐसी, तो इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी को लिखा -12, और चेंज करना है तो एक माइनस यहाँ पे भी आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में। जैसा वही था, जैसे आपने एक बॉल को यहाँ से फेंका था तो v था, ये था, जब वापस आके टकराया तो इधर चला, तो टोटल लिखा आपने 2 mv ना कि 0। यहाँ पे भी देखो v और v ऐड हो गए थे ना, 2 mv हो गया था। तो ऐसे यहाँ पे भी दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। टोटल इंपल्स जो आपके पास मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से, फाइनल आंसर अगर इसका देखें तो आता है 4.8। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आएगा 32 इंटू 50।
32 इंटू 150/1000। अब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.8 न्यूटन सेकंड। ये आएगा इसका इम्पल्स। और आपको अगर एवरेज फोर्स पूछा गया तो फोर्स एवरेज लिखा जा सकता है सीधा सीधा इम्पल्स बाय डेल्टा टी। ठीक है, इम्पल्स है 4.8, डेल्टा टी आपको दे रखा है 0.01। आपका आंसर आएगा 480 न्यूटन्स। ठीक है, किए जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आराम से। आगे बढ़ते हैं। इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया कुछ ऐसा कि एक इंक्लाइन प्लेन पे, कैसा इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक मास आपने रखा हुआ है। ठीक है, ओके। बोला गया कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू उसका 0, स्लाइड्स ऑन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ s। इस पूरे की आपको जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है s। ओके, कैलकुलेट, ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, ये हाइट आपको दे रखी है h। ठीक है, पूछा गया आपसे कैलकुलेट द टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट मतलब इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, जब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा फाइनली कितना टाइम इसको लगा। एक तो ये बात पूछी गई। तो t इक्वल टू 0 यहाँ पे है और t इक्वल टू t यहाँ पे है। ये t हमें कैलकुलेट करना है इसका नीचे आने का टाइम। एंड स्पीड एट द बॉटम, जब ये नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, ये भी आपसे पूछा गया। तो ये दो चीजें आपसे यहाँ पूछी गई हैं, एक तो टाइम t, दूसरा वेलोसिटी जब ये स्पीड जब ये नीचे पहुंच गया। ओके, तो कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चन को। तो पहले हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो अगर मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल गया तो मैं चीजों को यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ बाय इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालें, तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम की बात करी थी। फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस पे ऐसा रखा हुआ है तो इस पे mg लगता है नीचे की तरफ ऐसा, और ये एंगल अगर आपको थीटा दे रखा है तो हमें पता है कि इस mg के हम दो कंपोनेंट लेते हैं इस केस में, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन, दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो इसके दो कंपोनेंट्स जो आएंगे, एक आएगा इस तरफ mg sin थीटा और एक इस तरफ आएगा mg cos थीटा। इधर लगेगा नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टोटल फोर्स देखो तो वो सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन लग रहा है। तो फोर्स अलोंग द इंक्लाइन कितना हो गया, ये हुआ आपका mg sin थीटा के बराबर। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाए, so acceleration will be acceleration along the incline this will be g sin थीटा, क्योंकि फोर्स बाय मास, तो फोर्स mg sin थीटा है, तो पास बाय मास कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा g sin थीटा। तो इस डायरेक्शन में इसका जो मोशन होगा वो g sin थीटा से होगा। अब अपने को सारी चीजें क्लियर है, इनिशियल स्पीड इज 0, एक्सेलरेशन इज g sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट है इसका इसके बराबर। अब आपको टाइम पूछा है और फाइनल वेलोसिटी पूछी है, सारी चीजें यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। कैसे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपने को पता है। डिस्प्लेसमेंट है इसके बराबर u है 0, हाफ a इज g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा 2s बाई g साइन थीटा का रूट। क्लियर है बात। और यही आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2g साइन थीटा इंटू s। ठीक है, कितना आएगा आंसर यहाँ से मिलेगा v इक्वल टू रूट ओवर 2gs साइन थीटा। ठीक है, बात यहाँ तक पक्की बात। अब इसको एक बात ध्यान से अगर देखें तो हम यहाँ पे एक रिलेट भी कर सकते हैं कि आपको h और s का रिलेशन यहाँ पे समझ में आ रहा है। h इज वर्टिकल हाइट, s उसका इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है। तो अगर मैं h और s का रिलेशन देखूं तो दिस इज नथिंग बट h बाई s इक्वल टू साइन थीटा। ऐसा है ये ट्राइंगल देख पा रहे हैं, h बाई s इक्वल टू साइन थीटा। तो मैं s की जगह यूज करता हूँ h बाय साइन थीटा। s की जगह क्या यूज करता हूँ, h बाय साइन थीटा। तो ये देखिए यहाँ से जो टाइम आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 बाई साइन थीटा रूट ओवर 2h बाई जी।
और यहीं से अगर आप वेलोसिटी देखना चाहोगे तो कितना मिलेगा, एस की जगह यूज करेंगे एच बाई साइन थीटा, तो √2gh। क्या यही वेलोसिटी आपने बात करी थी कि वर्टिकल हाइट से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं एच हाइट से तो नीचे आते हो तो इसकी वेलोसिटी √2gh हो जाती है? यस। तो इंक्लाइन प्लेन पे चाहे वो चल रहा है चाहे आप उसको वर्टिकल गिराते हैं, अगर वो एच हाइट से गिर रहा है, इनिशियल स्पीड अगर उसकी 0 है, तो फोर्स सिर्फ एक है उसके पास, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में। तो उसका जो नेट वेलोसिटी नीचे आते आते आएगी वो आएगी √2gh। हाँ, टाइम जरूर चेंज हो गया। टाइम अगर आप सीधा उसको गिराते तो √2h/g लगता, इस बार 1/sin थीटा का कंपोनेंट भी आ गया, क्योंकि इस बार लेंथ उसको ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ी है तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऐसा ही एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे, चलिए मैं डायग्राम बताता हूँ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, डायग्राम में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मास ए जो यहाँ ऊपर रखा हुआ है, ये है मास ए, is released from the top of a frictionless inclined plane। frictionless है मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। 18 मीटर लॉन्ग इस प्लेन की आपको लेंथ दे रखी है 18 मीटर्स, एंड रीचेस द बॉटम 3 सेकंड्स लेटर। तो आपको यहाँ t इक्वल टू 0 पे अगर इसको रिलीज किया गया था तो ये जब नीचे पहुंच गया तो t इक्वल टू 3 पे ये नीचे पहुंच गया है। ठीक है, at the instant when a is released a second mass b is projected upwards। तो जब ए को ऊपर से रिलीज किया गया बिल्कुल ठीक उसी टाइम पे बी को यहां से आपने ऊपर की तरफ फेंका विद सम स्पीड v। ठीक है, upwards along the plane from the bottom with a certain initial velocity। वो velocity आपको v फाइंड करनी है। The mass b travels a distance up the plane and stops and returns to the bottom so that it arrives simultaneously with a। तो आपने बी को कब ऊपर प्रोजेक्ट किया, जब ए को यहाँ से रिलीज किया, जब ए यहाँ से चलना शुरू हुआ बी यहाँ से चलना शुरू हुआ। जब ए यहाँ नीचे पहुंचा तब बी भी वापस यहाँ नीचे पहुंच गया, तो बी का कैसा रहा इसका पूरा पाथ, ये ऊपर गया कुछ डिस्टेंस तक, ऊपर जाके इसकी इनिशियल उसकी वेलोसिटी 0 हुई, फिर ये वापस नीचे आया। तो जब ये नीचे आया और ए नीचे आया दोनों साथ साथ वापस नीचे पहुंचे। तो ए का ऊपर से नीचे का मोशन और बी का नीचे से ऊपर फिर से नीचे, ये मोशन दोनों 3 सेकंड में कंप्लीट हुए। ये आपको दे रखा है यहाँ पे। The two masses do not collide। ठीक है, find the acceleration and initial velocity of B। ये भी पूछा गया कि how far up the inclined plane does B travel। तो ये इसकी हाइट h भी पूछी गई है कि ये कितना inclined plane के ऊपर चला, इसकी लेंथ कितनी ट्रैवल की इसने ऊपर तक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक तो v बताइए कि b को कितनी इनिशियल स्पीड से फेंका होगा, दूसरा ये कि कितना h इसने ट्रैवल किया होगा। ठीक बात है यहाँ तक? चलिए, तो पहले एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो दोनों के लिए सेम होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों सेम इंक्लाइन प्लेन पे हैं, तो जी का जो भी कंपोनेंट दोनों के लिए आएगा वो सेम आएगा। थीटा अपने को पता नहीं है इसलिए अपन जी साइन थीटा या जी कॉस थीटा तो नहीं यूज कर पाएंगे यहाँ पे, पर अपने को ए का मोशन पता है, वहां से एक्सेलरेशन अपन निकाल सकते हैं। तो ए को रेस्ट से आपने ड्रॉप किया था, इसका इनिशियल स्पीड 0 है, तो अगर मैं ए के लिए बात करूं, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से लिखा जा सकता है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ 18 मीटर्स के बराबर, जो प्लेन की लेंथ है उसके बराबर। इसकी इनिशियल स्पीड है 0, हाफ ए अपने को फाइंड करना है, इसको टाइम लगा 3। तो यहाँ से आप देख पाते हैं कि आपको जो ए मिलता है वो ए आपको मिलता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9 और 18 कैंसिल हुए, 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ, आपका आंसर आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपने को एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल चुका। अब अपन आते हैं बी के मोशन पे। तो बी का मोशन अपने को पता है कि 3 सेकंड इसको टोटल लगे इस मोशन को करने में। तो अपने को ये बात भी समझ में आती है कि जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा होगा ऊपर तक तो इसको 1.5 सेकंड्स यहाँ तक लगे होंगे, और वापस नीचे आने में भी इसको 1.5 सेकंड्स लगे होंगे। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो जो टाइम जाने में लगता है वही टाइम वापस आने में भी लगता है। ठीक है बात? तो अब सीधा सीधा सा हिसाब है, बी के लिए आपसे पूछा गया कि बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट या एच कितना है। तो हम सीधा इसको सॉल्व करते हैं। इसके जो
फाइनल वेलोसिटी है वो है 0। एक्सेलरेशन हमें इसका पता है, इसके लिए लिखता हूँ v के लिए v इक्वल टू u प्लस ए टी। और लेट्स से ये इनिशियल वेलोसिटी को u ही ले लेते हैं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। ये u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया था, ये u अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम लिख सकते हैं फाइनल ऊपर 0 है, u अपने को कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ लग रहा है 4, इसलिए मैंने इसको लिखा -4। माइनस क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि आपने प्रोजेक्ट किया इसको ऊपर की तरफ, u है ऊपर की तरफ, जबकि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से नीचे होगा, तो तभी तो ऊपर जाके ये रुक गया। तो इसको लिखा मैंने -4 इंटू टाइम ऊपर जाने में लगा 1.5। यहाँ से आपको u मिल गया सीधा सीधा। u कैन बी रिटर्न एज 1.5 इंटू 4 इज 6 मीटर्स पर सेकंड। 6 मीटर पर सेकंड से आपने इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया था अलोंग द प्लेन। अब आपसे पूछा गया कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ, आसानी से किया जा सकता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। v इसका ऊपर जाके 0 है, u आपको पता है 6 से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है। 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका होगा -4 इंटू h आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ से h आया 36/8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 9/2 विच इज 4.5 मीटर्स। ये इसका आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन सारी वही है जो हमें यहाँ यूज करनी है। बस इस पूरे क्वेश्चन में हमें ध्यान ये रखना था कि एक्सेलरेशन जो है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होगा, और वो भी यहाँ पे जी साइन थीटा कॉस थीटा नहीं ले सकते थे, तो हमने इसके मोशन के हिसाब से एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया। ठीक है, बातें सारी यहाँ तक। चलिए, हम बात कर चुके थे अपेरेंट वेट की, वेटलेसनेस की, ये सारी बातें। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको एक और क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपसे कह रहा है ये कि a block of metal weighing 2 kg is resting on a frictionless plane। तो फ्रिक्शनलेस प्लेन पे एक मेटल का ब्लॉक है, वो इस तरीके से रेस्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, इसका मास दे रखा है आपको 2 kg। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकंड। तो आपने यहाँ पे एक जेट लगा लिया जिससे पानी इससे निकल रहा है और वो उसको स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और ये जो पानी निकलने की रेट है वो आपको दे रखी है 1 kg पर सेकंड। kg पर सेकंड मतलब दिस इज डेल्टा m बाय डेल्टा t। ये आपको गिवन है। यूनिट से हम देख पा रहे हैं kg पर सेकंड, मास पर यूनिट टाइम आपको गिवन है। करेक्ट, स्पीड ऑफ ये जो जेट निकल रहा है स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। पूछा गया कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या पूछा? कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ये आपसे पूछा गया। तो इस पे ब्लॉक पे एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, मतलब फोर्स लग रहा होगा तभी एक्सेलरेशन आएगा। और वो फोर्स क्यों लग रहा है, कौन लगा रहा है? वाटर जेट इस पे फोर्स लगा रहा है। और कितना लगाता है? तो हम पढ़ चुके हैं सेकंड लॉ से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना? तो अपन अगर चेंज इन मोमेंटम निकाल लें तो फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपने को देखना है, और अपन ये जानते हैं कि फोर्स को लिखा जाता है dp/dt। अब यहाँ पे अगर देखें तो हम बताए कि इसे लिख सकते हैं mdv/dt प्लस v/dt। ये दो इसमें फैक्टर्स बनते हैं। अब यहाँ पे अगर जेट की बात करो तो उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वो लगातार 5 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक कर रहा है। तो dv/dt इज 0। ये टर्म हो गई यहाँ पे 0 क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो जो भी चेंज हो रहा है या जो भी फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस dm/dt की वजह से लग रहा है। ये अपने को पता है, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड, dm/dt आपको दे रखा है यहाँ से 1 kg पर सेकंड। तो जो फोर्स इस पे लगा वो लगा 5 न्यूटन के बराबर। तो एक बार फोर्स अपने को पता चल गया तो अपन एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं, F इक्वल टू msa। एक्सेलरेशन विल बी फोर्स बाय मास, 5 by mass is 2, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया कुछ ऐसा कि दो स्ट्रिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं इस तरीके से, और यहाँ पे आपने एक मास इससे लटका दिया। ठीक है, ये जो एंगल आपको दे रखा है ये एंगल आपको गिवन है फाई। दिस कंप्लीट एंगल इज फाई।
ठीक है। पूछा गया आपसे कि अगर ये मास m है, अब ले लीजिए लेट्स से 5 kg है, तो बताइए इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी होगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, ये कितना है आपसे पूछा गया। ठीक है। और इस बार अपन जो क्वेश्चन करते हैं इसमें चलिए ये भी मान लेते हैं कि दोनों जो है वो सिमेट्रिक हैं, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ऐसा हमने मान लिया, सिमेट्रिक मान लिया। ओके। तो जब सिमेट्रिक मान लिया तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों में टेंशन होगी वो भी सेम होगी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए एक बार मान लेते हैं कि टेंशन अलग अलग है। दो स्ट्रिंग्स, आपने यही पढ़ा है कि जब स्ट्रिंग्स अलग होती हैं तो टेंशन अलग अलग होती है। तो हमने दोनों में, एक में टेंशन T1 एक में टेंशन T2 ये मान लिया। अब बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम की। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट का, क्योंकि टेंशन और मास सब कुछ यहाँ से कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इस तरफ एक टेंशन लग रही है T2, इस तरफ एक टेंशन लग रही है T1, और नीचे इस पर फोर्स लग रहा है mg के बराबर, क्योंकि मास वहां पे लटका हुआ है, उस मास की वजह से उसका वेट वहां पे एक्ट कर रहा है। ठीक है। एंगल आपको दे रखे हैं थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट लूं उस टेंशन के तो क्या लिख सकता हूँ, दिस इज T2 साइन थीटा, दिस इज T1 साइन थीटा। ओके। ऊपर क्या क्या आएंगे, ऊपर आएंगे T1 cos थीटा और इसका आएगा T2 cos थीटा। ये दोनों कंपोनेंट ऊपर आए इन दोनों के। अब क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे है, ये मास इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स इस पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो भी जीरो, वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो भी जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन के फोर्स अगर इस पे देखें तो कौन कौन से लग रहे हैं, ये जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट से बस ये हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा एक्स में, T1 साइन थीटा, और इधर आएगा T2 साइन थीटा, दोनों मिलके हो रहे हैं जीरो। मैंने बीच में माइनस लगाया क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जब जीरो आ गया तो यहाँ से समझ में आया कि T1 इक्वल टू T2। और ये मैं आपसे कह रहा था कि अगर सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ पे दे रखा है तो हम दोनों रूप में टेंशन सेम मान सकते हैं। ठीक है। तो अगली बार जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेप आप बचाएंगे। जब सिमेट्रिक आपको दे रखा है तो आप सीधा सीधा टेंशन उसमें सेम ले लेंगे। ठीक है। पर सिमेट्रिक होना चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए। तो T1 इक्वल टू T2 यहाँ से अपने को मिल गया। अब बात करते हैं वर्टिकल की। तो वर्टिकल में भी नेट फोर्स जब जीरो करना है तो ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ पे T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा, नीचे है यहाँ पे mg, सब मिला के हो गया जीरो। तो T1 इक्वल टू T2 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2t cos थीटा इक्वल टू mg। यहाँ से आपको मिला T इक्वल टू mg बाय 2 cos थीटा। तो आपको अगर थीटा की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, तो आप आराम से यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें, कोई खास बात इस पूरे क्वेश्चन में, आसानी से कर सकते हैं। ओके। चलिए, अब इसी में आपको अगर ऐसा दिया होता तो आप क्या करते, यहाँ पे दो आपको रोप्स दे रखी हैं ऐसी, और एक कनेक्टेड है यहाँ पे ऐसी, और इस बार जो आपको एंगल दे रखा है वो थीटा 1 है और थीटा 2 है। यहाँ पे आपको मास दे रखा है mg के बराबर। तो इस बार आप जब कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ पे आपको T1 और T2 का रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा अलग अलग है, और वो रिलेशन आप यूज करेंगे तब जाके आप फाइनल आंसर निकाल पाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ अननोन फिर से दो हैं, एक T1 है दूसरा T2 है, और दो इक्वेशन आपके पास फिर से बनती हैं, fx इक्वल टू जीरो एंड समेशन fy इक्वल टू जीरो। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। करने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा जो आपने यहाँ पे किया था। अब सोचिए इस बार थीटा 1 थीटा 2 अलग अलग हैं, तो यहाँ से T1 इक्वल टू T2 तो नहीं मिलेगा, एक रिलेशन आपको मिल जाएगा T1 और T2 का, वो रिलेशन आप यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है बात, पक्की बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें लास्ट, फिर आज का वीडियो खत्म करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया ये कि एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक मास इस तरीके से लटका हुआ है, टेंशन, ठीक है, इसका मास m है। ये लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन a। पूछा गया कि टेंशन इन द स्ट्रिंग बताइए, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। ठीक है। तो याद कीजिए ये कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने बोला था कि जब एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होती है तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आप सूडो फोर्स भी यूज करते हैं। और ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ये लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। आप इसके अंदर खड़े होकर इसको देख रहे हैं, यहाँ पे आपको टेंशन इसमें बतानी है, तो इस पे हमें एक सूडो फोर्स भी यूज करना पड़ेगा। तो इसका अगर एफबीटी में बनाता हूँ
तो नीचे इस पे mg लग रहा है, ऊपर इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है, और बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इस पे एक सूडो फोर्स भी लग रहा है। सूडो फोर्स हमेशा लगता है एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ लगेगा m इंटू ए। तो इसमें जो टोटल टेंशन आएगी वो कितनी आएगी, देखिए mg प्लस एम ए। तो यहाँ पे टेंशन उसकी इंक्रीज हो चुकी है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द लिफ्ट। अगर ये लिफ्ट मोशन में नहीं होती, एक्सेलरेशन उसका नहीं होता, तो इस पे टेंशन आती है mg के बराबर। पर क्योंकि ये इस लिफ्ट में रखा हुआ है जिसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, इसमें टेंशन इंक्रीज हो चुकी है। और ये अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट होती तो क्या होता, अब टेंशन कितनी होती इसमें। अब अगर इसका डायग्राम बनाए तो ऊपर टेंशन फोर्स, नीचे mg, इसका एक्सेलरेशन नीचे, तो सूडो फोर्स लगेगा इस बार ऊपर की तरफ ma, इस बार आप टेंशन लिखेंगे mg माइनस ma। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी टेंशन कम हो चुकी है। और ये इक्वेशन हमने, याद कीजिए, अपेरेंट वेट के टाइम भी किए थे। वहां पे वेइंग मशीन पे एक बंदा खड़ा था, यहाँ पे एक टेंशन, यहाँ पे एक रस्सी से ये मास बांध रखा है। तो वहां जो नॉर्मल रिएक्शन हम बात करते थे वही बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे टेंशन की बात हो रही है। वहां पे भी जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता था तो अपेरेंट वेट हमें ज्यादा लगता था एक्चुअल वेट से, और जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता था तो अपेरेंट वेट कम लगता था। और हमने बोला था कि अगर ये एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए नीचे वाला, तो वेटलेसनेस की फीलिंग होती थी। और बिल्कुल वही यहाँ भी होगा, देखिए टेंशन हो जाएगी जीरो अगर ये एक्सेलरेशन जी के बराबर हो गया तो टेंशन जीरो मतलब इस मास पे अगर रस्सी बंधी हो या ना बंधी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेटलेसनेस की कंडीशन फील करेगा। ठीक है सारी बातें। चलिए तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोगों को पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।